प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जनरल नरवणे साहब की किताब को लेकर जो हंगामा मचा है उसके बारे में पूरा देश जानता है, और चीन को लेकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी संसद के प्रांगण में किताब को लेकर के आ गए, भारतीय जनता पार्टी में एक भगदड़ का सा माहौल है। समझ नहीं आ पा रहा है क्या करें। निशिकांत दुबे को कुछ घटिया टिप्पणियों करने के लिए आगे कर दिया गया। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि उनको समय मिल जाता है जब इस प्रकार की वो बातें करते हैं। बात यह है दोस्तों कि क्या आपने इस बात का अंदाज़ा किया कि अचानक राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उस पर ये चीन का मुद्दा या नरवणे साहब की किताब क्यों निकल आई? अभिभाषण के अंदर एक इंडो चाइना पाक के संबंध में एक पूरा का पूरा मैं कह सकता हूँ खंड था जिसके बारे में राहुल गांधी बोल रहे थे। लेकिन बात यह है दोस्तों कि जनरल नरवणे साहब के बारे में कई पत्रकारों से कल मैंने सुना कि उनका बैकग्राउंड आरएसएस से है। माथा ठनक गया। जहन में सवाल ये उपजा कि क्या ऐसा तो नहीं कि इस पूरी किताब को लिखने का मकसद, इस किताब के जरिए मोदी सरकार को घेरने का मतलब कहीं आरएसएस की वो कुंठा तो नहीं? पूरी दुनिया जानती है कि जिस प्रकार से आरएसएस के जो दंत थे उसको दंत विहीन कैसे कर दिया मोदी ने और अमित शाह ने और गुजरात लॉबी ने, ये पूरी दुनिया जानती है। भले ही आपको बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा आरएसएस का वो नज़र आता हो, उसकी शाखाएं भी बन गई, उसके कार्यालय जो भी कुछ हो सकते हैं, उसके कार्यकर्ता भी बन गए, लेकिन ये भी देश देख रहा है कि आरएसएस जिस प्रकार से हावी होकर के अपने काम कराया करती थी सरकार से, उसको तो उन्होंने घर बैठा दिया। तो ऐसे में जनरल नरवणे साहब के बारे में ये कहा गया, मैं उनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता कि साहब वो शाखा में जाते थे नहीं जाते थे, लेकिन देश के 2-3 बड़े बड़े पत्रकारों ने जब बताया कि उनका संबंध आरएसएस से है, तो फिर मेरे जहन में एक सवाल कौंधा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस किताब के ज़रिए आरएसएस मोदी और गुजरात लॉबी को घेरना चाहती है। और इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से मोदी अपना अभिभाषण के दौरान जो वोट ऑफ थैंक्स देना चाहते थे वो भी नहीं दे पाए, चले गए। बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है ये, अब से पहले कभी नहीं हुआ। तो ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी को फिर किसी ने टूल बना दिया है क्या? हैरत की बात यह है। बात यह है कि जनरल साहब ने किताब लिख दी, मोदी सरकार ने उसको हटा दी या प्रकाशित होने नहीं दी। दूसरा बात यह है कि उन्होंने क्या इस वजह से लिखी कि वो आरएसएस बैकग्राउंड से, और उनको मालूम है कि मोदी जी इंदिरा गांधी की तरह आगे बढ़ कर के वो कदम नहीं उठा पा रहे जो पहले के पूर्व के प्रधानमंत्री ने उठाए हैं। एक बात मेरे जहन में आ जाती है इंदिरा जी के समय की। किसी साहब से मैं सुन रहा था कि जब अरुणाचल प्रदेश में कुछ सीमा के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई, तो बात यह है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है तो कहीं वो एक्ट ऑफ वॉर में तो नहीं आ जाता, इस बारे में बात की गई। इंदिरा गांधी जी के सामने भी ये बात आई। उन्होंने कहा कि क्या ये एक्ट ऑफ वॉर में आता है? सेना के लोगों ने कहा कि संभव है आ जाए, चीन हो सकता है इसके अंदर आवाज़ उठाए। तो इंदिरा गांधी ने कहा चीन को हम देख लेंगे, आप अपना काम कीजिए। कहने का मतलब ये कि वो एक अंदर से जो ताकत होती है जिसके बारे में प्रियंका गांधी भी कह रही थी, वो मोदी जी ने इस किताब के ज़रिए जो निकल कर आ रहा है, तो उसमें तो यही लिखा है कि जो आप उचित समझे वो करें। जबकि आप जानते हैं कि गोली चलाने का ना चलाने के लिए दोनों ही देश बाउंड हैं। ऐसे में जो देश की सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ी हाई कमान है, उसके बिना मशवरे के कोई सेनाध्यक्ष इस काम को करेगा नहीं। ये बात दीगर है कि आपने कह रखा है कि हमने खुला हैंड दे रखा है, लेकिन ऐसे समय जब चीन के और इनके बीच में, और वो वहाँ पर बताया जा रहा कैलाश हाइट्स पर जब टैंक्स आए तो उन्होंने कहा कि अब इसको रोकना है नहीं रोकना, तो वो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्लैश हो सकता था, गोली भी चल सकती थी। तो ऐसे में तो प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर इनिशिएट लेना था। खैर, नरवणे की किताब से क्या आरएसएस मोदी जी को
किसी तरह से बैक फुट पर डालना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे कागजात, बहुत सारी किताबें कभी कभी किसी सरकार को कमज़ोर बनाते हैं। एक सवाल तो है ये। दूसरी बात यह है दोस्तों, मैं कल एक पत्रकार के मुंह से सुन रहा था कि अमेज़न पर वो किताब जो नरवणे साहब की थी वो अवेलेबल थी। कहा जा रहा है कि परसों शाम 5 बजे तक या कल शाम 5 बजे तक उसको अमेज़न से हटा लिया गया। अब चूंकि मैंने किसी पत्रकार की ज़बानी ये बात सुनी, वरना मैं स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रखता आपके सामने। तो ऐसे में आपको क्या हुआ, वो भले उसकी डिलीवरी नहीं हो रही थी लेकिन उसकी बुकिंग चल रही थी। हो सकता है वो इंडिया में ना मिल रही हो, बाहर मिल रही हो। राहुल गांधी कहाँ से किताब लेकर आ गए वो? तो अमेज़न को किसने कह दिया कि साहब किताब को हटा लीजिए? आप शुरुआत कह रहे हैं कि साहब प्रकाशित नहीं हो रही, तो अमेज़न और उसका जो प्रकाशक है बड़ा जबर पेंगुइन करके कुछ कम वो है, 70-80 साल पुराना वो प्रकाशन केंद्र है, वो जिम्मेदारी के साथ छाप रहा होगा उसको। अमेज़न ऐसे ना थोड़ा बेच रहा है उसको किसने हटा दिया वहाँ से? सवाल खड़े होते हैं। आप जब संसद में सीना ठोक कर गए थे कि वो प्रकाशित नहीं हुई और अमेज़न पे वो अवेलेबल है या अवेलेबल के लिए बुकिंग की जा रही है, राहुल गांधी के हाथ में छपवा के तो आने से रही है एक दिन में उसकी बाइंडिंग और उसकी प्रिंटिंग सब कुछ होने से रहा। अब तो नरवणे साहब को सामने आकर बताना चाहिए कि हाँ, ये जो राहुल गांधी ने कोट किया है, कैरवन मैगजीन ने जो छापा है वो मेरे ही शब्द हैं, राहुल गांधी के वो शब्द नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी को लेकर के आपके सामने आए थे, अगर उनके वक्तव्य में कहीं कोई कमी होती तो याद रखिएगा वो जेल में होते। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग को मालूम था कि इस आदमी ने हमारी रख्ती नस पर हाथ रख दिया है, ये ओरिजिनल एविडेंस लेकर आ गया, तो उनको फिर उन्होंने कहा कि आप लिख के दें, शेर शायरी करने लगे। ऐसे में राहुल गांधी जब लोकसभा में ये बात कह रहे हैं, वो बड़ी मजबूती के साथ कही जा रही है। आपके मंत्री, गृह मंत्री सहित इस बात को कह रहे हो प्रकाशित नहीं हुई है, तो फिर वो राहुल गांधी के हाथ में कहाँ से आ गई किताब? आप ये कहिए जनरल नरवणे को सामने ला करके कि साहब आपने ये बात कही है, नहीं कही? जब तक अब वो नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। उनके आने से क्यों डर रहे हैं? उनको लाना चाहिए, उनको आना चाहिए। 2024 में उन्होंने आज तक के एक चैनल पर कहा, मैंने परसों आपको बताया भी था। खैर, अब मैं आपके सामने 2 बातें ये रखने हाजिर हुआ कि जैसे जनरल नरवणे साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मोदी जी को इस बारे में जो घेरने का प्रोग्राम था उनकी किताब को लेके वो नरवणे साहब से बहुत पहले लिखवा ली गई है। यह बता दिया गया कि बता दो कि देश कितना मजबूत हाथों में है। अब तो नरवणे साहब ही आकर के बताएंगे। दूसरी बात यह कि अमेज़न से क्यों हटा ली गई वो किताब? कौन सा डर था? आपका कौन सा झूठ पकड़ा जाता? और तीसरा सवाल यह है कि जब किताबों पे इतना ऐतराज़ था तो निशिकांत दुबे भी तो किताबें लेकर पहुंचे थे वहाँ। नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके सोनिया गांधी के कैरेक्टर को जिस तरह से वो हर्ट करने पर उतर आए, अगर कोई पूछ ले कि अडवाणी साहब के बेटे की जो बीवी थी उसके क्या आरोप थे, कोई जवाब देगा? हम इस तरह की छिचोरी बात ना कहना चाहते ना करना चाहते, लेकिन अखबारों में है किस प्रकार के आरोप लगे हैं। लेकिन अब अटल जी को लेकर राजकुमारी के बारे में मैं बात करने लगूं, ये बिला वजह की बात है। उनकी सिर्फ परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बेहतरीन कार्यकाल चलाया है, सारे समाजों को एक साथ जोड़ा है, उसके लिए सलाम करना चाहिए, ना कि उनकी पर्सनल जिंदगी में जाया जाए। और फिर भी ये लोग जा रहे हैं निशिकांत दुबे टाइप, ये जा रहे हैं झूठ के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए, क्योंकि आपके पास चीन के ऊपर कोई जवाब नहीं है। तो आरएसएस के बारे में नया नुक्ता निकल कर आया और अमेज़न की किताब कैसे वहाँ से हटी, ये सोचने की बात है। जय हिंद।